Good morning to all my dear students. Today I am going to explain you all subject science chapter 3 of class 8. So let's begin now. The name of the chapter is synthetic fibers and plastics. आज गर्मी का दिन है। मदर ने मुझे एडवाइस किया कि मुझे एक कॉटन का फ्रॉक पहनना चाहिए। इन विंटर मतलब ठंड के समय हम अपनी बॉडी को ऊपर से नीचे तक वुलन क्लॉथ से ढकते हैं, लेकिन क्या कभी हमें ये समझ में आया, फिर ये जानने की कोशिश की हमने कि ये कपड़े आते कहाँ से हैं या फिर बनते कैसे हैं। ये कपड़े अलग अलग तरीके से अलग अलग फाइबर्स से मिलकर बनते हैं। जैसे नेचुरल फाइबर्स क्या होते हैं? वे फाइबर्स जो कि हमें पेड़ पौधे या एनिमल्स से मिलते हैं वो क्या कहलाते हैं? नेचुरल फाइबर्स। जैसे कि हमें कॉटन मिल जाता है, कहाँ से? कॉटन के प्लांट से मिल जाता है। जूट मिल जाता है, जूट के प्लांट से। लाइनिन मिल जाता है स्टॉक ऑफ फ्लैक्स प्लांट से। वुल्फ मिल जाते हैं कहाँ से? सिप से। सिल्क मिल जाता है कोकून से। तो इस तरीके से जो हमें नेचुरल सोर्सेज से हमें फाइबर्स प्राप्त होते हैं वो क्या कहलाते हैं? नेचुरल फाइबर्स कहलाते हैं। जो नेचुरल फाइबर्स होते हैं वो काफ़ी कंफर्टेबल होते हैं पहनने में गर्मी के दिनों में, और हमें बहुत आसानी से नहीं मिलते हैं। इसको बनाने में भी बड़ी मुश्किल आती है और ये बिकता भी बहुत महंगा है। सिंथेटिक फाइबर क्या होते हैं? वे फाइबर्स जो कि मैन मेड होते हैं, मतलब मनुष्यों द्वारा बनाए जाते हैं, और जो बनता है वो फैक्ट्रीज़ में बनता है। किसके प्रोसेस के द्वारा? केमिकल प्रोसेस द्वारा। ये नेचुरली हमें मिलती हैं कभी कभी, और इनको हम केमिकल रिएक्शन के द्वारा ये सिंथेटिक फाइबर तैयार करते हैं। जैसे कोल, पेट्रोलियम और वुड पर बहुत सारी ऐसी चीज़ हैं जो कि हमें नेचुरली मिलती हैं, और हम उनको केमिकल प्रोसेस के द्वारा या केमिकल रिएक्शन के द्वारा उसे कन्वर्ट कर देते हैं। किसमें? सिंथेटिक फाइबर में। कुछ एग्जांपल्स हैं सिंथेटिक फाइबर्स के, जैसे रेयॉन, नायलॉन, पॉलिस्टर और भी बहुत सारे। स्ट्रक्चर ऑफ फाइबर्स मतलब फाइबर्स की स्ट्रक्चर। आपने देखा होगा, आप मार्केट में जाते हैं कुछ सामान लेने या फिर कभी कभी आप नेकलेस वगैरह, माला वगैरह लेने जाते हैं, तो आप देखते हैं जो आपका माला बना होता है वो मोतियों से जो बना होता है, आप देखते हैं सारी मोतियाँ एक बराबर होती हैं और जस्ट एक के पीछे एक लगी होती हैं। तो हम क्या बोलते हैं? ये पूरी मोती की माला एक है, एक यूनिट है। इसी तरीके से जो एक क्लिप वाली चेन होती है जो यहाँ दिखाई गई है, वो भी क्या होती है? वो भी सेम साइज़ की सारी होती हैं और एक के पीछे एक लगी होती हैं। तो हम इसे क्या कहते हैं? कि ये भी एक यूनिट की पूरी चेन है। तो हम क्या कह सकते हैं कि जो चाहे वो नेचुरल हो या फिर सिंथेटिक हो, लेकिन वो सारे ही मिलकर एक जैसे चैन बनाते हैं, एक जैसी ही आकृति बनाते हैं। तो इसको मिला के क्या कहते हैं? एक सिंगल यूनिट, जो कि मोनोमर्स कहलाती हैं। मतलब बहुत सारी कड़ियों से मिलकर एक बड़ी सी यूनिट बनाती हैं। इस तरीके से हम ये भी कह सकते हैं कि एक मोनोमर्स जो कि मॉलिक्यूल्स होते हैं और वो एक के पीछे एक स्टार्टिंग से एंड तक जुड़े होते हैं केमिकल बॉन्ड द्वारा, उसे क्या कहते हैं? एक बड़ी मॉलिक्यूल्स कहते हैं। ये जो बड़ी मॉलिक्यूल्स आपस में जुड़ी होती हैं इनको हम पॉलीमर्स कहते हैं, और जो प्रोसेस के द्वारा ये मोनोमर्स जुड़े होते हैं एक दूसरे से, वो क्या कहलाते हैं? पॉलीमराइजेशन। जिस प्रोसेस से ये जुड़े होते हैं। जैसा कि इसमें एक रिएक्शन दिया गया है जिससे कि हम समझ सकते हैं, ग्लूकोज एक मोनोमर्स है, फिर उससे ग्लूकोज जुड़ा है जो कि मोनोमर्स है, और फिर एक ग्लूकोज जुड़ा है, मतलब ग्लूकोज के कितने मॉलिक्यूल जुड़े हैं? 3। वो क्या कहलाते हैं? मोनोमर्स। और बदले में हमें क्या मिला? ग्लूकोज जो कि पॉलीमर ऑफ कॉटन हो गया, और क्या मिला? सेलुलोज मिला। टाइप्स ऑफ सिंथेटिक फाइबर्स के तरीके, जैसे पहला बताया गया है सिंथेटिक फाइबर में रेयॉन एक बहुत ही सुंदर टेक्सचर है जो कि नेचुरली फाइबर नहीं अकर कर सकती या अवेलेबल नहीं करा सकती है, और ये काफ़ी कीमती भी होती है। और आज तक
सेंचुरी से हमारे साइंटिस्ट इसे सक्सेसफुली ऑब्टेन कर रहे हैं। और ये ऐसी सिल्क है जो कि केमिकल ट्रीटमेंट के द्वारा बनाई जाती है और इसे आर्टिफिशियल सिल्क भी कहते हैं। प्रिपरेशन। अब रेयान के बारे में बताया जा रहा है कि रेयान जो है ये नेचुरली सब्सटेंस होता है, मतलब नेचर से मिलता है, और इसमें केमिकल रिएक्शन करा के या केमिकल कोई चीज़ें करा के ये कम्प्लीटली डिफरेंट प्रॉपर्टी बन जाती है। सेलुलोज जो कि वुड्स की छाल होती है, मतलब सेलुलोज एक ऐसा चीज़ है या पेड़ों की छाल है जिसको जो ह्यूमंस होते हैं वो डाइजेस्ट नहीं कर सकते हैं, तो इसका भी यूज़ किया जाता है प्रिपरेशन में। अब जो हमें ये सोल्यूशन मिलते हैं, अल्कलाइन सोल्यूशंस वगैरह जो मिलते हैं, इनको हम छोटे से एक घोल के द्वारा गुजारते हैं। फिर क्या होता है, हम इसे एक एसिडिक सोल्यूशन में रखते हैं हार्डली, और फिर उसके बाद क्या होता है कि हम इसे एक ओवन से गुजारते हैं, जिसके बाद हमें एक ब्यूटीफुल यार्न मिलता है। यूजेस ऑफ रेयॉन्स। रेयॉन्स की क्या क्या यूजेस हैं? रेयॉन्स बहुत सारी चीज़ों में यूज़ की जाती हैं, जैसे कि हम कपड़े बनाने में कैप, जैकेट, सूट, बहुत सारी चीज़ों को बनाने में यूज़ करते हैं। हम बहुत सारे अपने घर में अच्छे अच्छे कारपेट्स वगैरह अगर रखना चाहते हैं तो वो भी रेयॉन्स के बने होते हैं। इसके कुछ प्रोडक्ट्स जो है फर्नीचर में या फिर कुछ स्मूथ टेक्सचर में भी यूज़ किए जाते हैं। कुछ इंडस्ट्रीज़ में, ड्रेसिंग में और बैंडेज वगैरह बनाने में, मतलब काफ़ी चीज़ों में यूज़ किए जाते हैं जो कि हमारी डेली लाइफ में भी आते हैं। नायलॉन ये बता रहा है कि ये ऐसा सिंथेटिक फाइबर है जो कि पूरी तरीके से केमिकल सब्सटेंस है। क्या? नायलॉन है। नायलॉन सबसे पहले कौन सी सिटी में पाया गया था? ये न्यूयॉर्क एंड लंदन में इसे पहले ही मार्क किया गया था। यहाँ पे इसका नाम पड़ा नाय प्लस लॉन। ये क्या होता है? ये एमाइड का एक चैन होता है जिसे जो मोनोमर्स होते हैं, और ये फिर नायलॉन ऑब्टेन करने के लिए पॉलीमर्स्ड हो जाते हैं। प्रॉपर्टीज़ और नायलॉन। जो नायलॉन का कपड़ा होता है ये काफ़ी स्ट्रॉन्ग होता है, वेट में हल्का होता है, ये जल्दी चुभता या सिकुड़ता नहीं है। ये अगर गीला भी होता है तो बहुत जल्दी सूख भी जाता है और काफ़ी अच्छा होता है। ये चुभता नहीं है, कॉटन की तरह अच्छा कपड़ा होता है। यूजेस ऑफ नायलॉन। नायलॉन के हज़ारों आर्टिकल्स हैं जो कि हम अपने अगल बगल देख सकते हैं, जैसे कि बहुत सारी चीज़ हमारे इंडिया में तो बहुत सारी चीज़ें हैं, जैसे क्लॉथ्स हैं, रस्सियाँ हैं, सॉक्स हैं, टाई है, और भी बहुत सारी चीज़ें जो कि नायलॉन से बनी होती हैं। यहाँ तक कि टूथब्रश, रोप, कारपेट्स और बहुत सारे जो म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट्स हैं वो भी इनसे बनाई जाती हैं। किनसे? नायलॉन से। पॉलिस्टर। ये पॉलिस्टर ऐसे फाइबर होते हैं जो कि केमिकल बॉन्डिंग के द्वारा बनती हैं, जिन्हें क्या कहते हैं? हम पॉलिस्टर कहते हैं। ये हमें पेट्रोलियम प्रोडक्ट के द्वारा मिलती हैं। इनकी प्रॉपर्टीज़ जो है थोड़ी थोड़ी नायलॉन से मिलती जुलती रहती हैं। इनकी भी प्रॉपर्टीज़ काफ़ी अच्छी होती हैं, ये काफ़ी स्ट्रॉन्ग होते हैं, हल्के होते हैं और पहनने में भी बड़ी आसानी होती है, मतलब अच्छा कंफर्टेबल रहता है। कुछ पॉलिस्टर फाइबर जैसे कि टेरिलीन, डेकोरॉन और टेरेंस, कुछ इसके एग्जाम्पल्स हैं। यूजेस ऑफ पॉलिस्टर्स। जो पॉलिस्टर फाइबर होता है ये बहुत सारे कपड़े बनाने में यूज़ होता है, जैसे शर्ट, पैंट, शूज और भी बहुत सारी चीज़। हमारे घरों की जो चादर वगैरह जो हम बेड पे बिछाते हैं, बेडशीट्स वगैरह बनाने में काम आती है। और कभी कभी तो ये कॉटन से थोड़ा कंफर्टेबल होता है, मतलब कॉटन से कभी कभी अच्छा भी प्रोडक्ट आ जाता है। तो बहुत सारी चीज़ें पॉलिस्टर से बनती हैं। एक्राइलिक एक नेचुरल वूल जो कि कपड़ों को गर्म रखने में या फिर बॉडी को गर्म रखने में बनाई जाती है और वो बड़ी महंगी भी होती है। वो कैसी सिंथेटिक फाइबर होती है? कुछ सिंथेटिक फाइबर होते हैं ना जो कि नेचुरल प्रोडक्ट से बनाए जाते हैं, तो ये इसी टाइप के वूल्स होते हैं, इसी टाइप की प्रॉपर्टीज़ होती हैं इनकी,
जिसको क्या कहते हैं, एक्राइलिक कहते हैं। ये काफ़ी गर्म, हल्के और बहुत अच्छे कपड़े होते हैं। दिखने में भी काफ़ी अच्छे होते हैं और हमें पहनने में भी बहुत ईज़िली गर्म रख सकता है। हमें मार्केट में इसकी कई सारी वैराइटीज़ मिल सकती हैं, जैसे कि शॉल, स्वेटर, जैकेट, ब्लैंकेट और बहुत सारी चीज़ें जो कि वूलन से रिलेटेड होती हैं और विंटर के लिए काफ़ी कंफर्टेबल होती हैं, हमें मिल सकती हैं। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सिंथेटिक फाइबर्स। सिंथेटिक फाइबर्स की जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं उनके बारे में बताया गया है। ये काफ़ी स्ट्रॉन्ग होती हैं और ये मतलब बहुत ज़्यादा महंगी नहीं होती हैं, ये कहीं भी अवेलेबल होती हैं और आप इसको अफोर्ड कर सकते हैं, आप इसको ख़रीद भी सकती हैं। इनकी वाटर एब्जॉर्प्शन कम होती है, ये सूखते बहुत जल्दी हैं, इनमें आग बहुत जल्दी पकड़ने का खतरा होता है और अगर ये कभी कभी चुड़ भी जाते हैं तो आप बहुत ईज़िली इसे मेंटेन कर सकते हैं। तो ये सारी इनकी क्वालिटीज़ हैं। प्लास्टिक्स एक ऐसा शब्द है जिसको बोलते ही लोगों के दिमाग में हज़ारों चीज़ें उनके दिमाग में बनने लगते हैं कि आपके घर में ही न जाने कितने प्लास्टिक की चीज़ें पड़ी होंगी, जैसे कि आपके यहाँ मग है, टब है, बकेट है, कॉम्ब है, मतलब गिनने बैठेंगे, अगर लिस्ट बनाने बैठेंगे तो हज़ारों के ऊपर चले जाएंगे। मतलब इतनी सारी चीज़ें हैं जो प्लास्टिक से बनाई जाती हैं। तो ये भी एक मोनोमर्स चेन की बनी होती है और यूजली ये कार्बन कंपाउंड के बने होते हैं, मतलब इसकी जो स्ट्रक्चर बनी होती है वो कार्बन कंपाउंड से बने होते हैं। और जैसा कि ये फिगर में आप देख रहे हैं, ये सब नॉर्मली डस्टबिन, बकेट, ड्रम, चेयर, ये सब कुछ इतनी कॉमन चीज़ें हैं और भी बहुत सारी चीज़ें। इनफैक्ट मैंने जो स्केल पकड़ी हुई है ये भी एक प्लास्टिक की ही बनी है। और प्लास्टिक ऐसी चीज़ है कि एक बार इसको हीट करने पर ये सॉफ्ट हो जाता है और जैसे ही कूल हो जाता है वैसे ही ये हार्ड हो जाता है, मतलब अपने शेप में या फिर हार्ड हो जाता है। इसलिए इसको क्या होता है, रिसाइकिल भी करते हैं लोग। जब हम कबाड़ी वाले को बेच देते हैं तो वो क्या करता है, इसको गला के फिर उसके बाद एक नया स्ट्रक्चर इसको दे देता है। शायद कोई दूसरा स्ट्रक्चर दे दे, लेकिन जो ख़राब हुआ रहता है या फिर जो हम बेच देते हैं उसका वो रिसाइकिल करके दूसरी चीज़ बना देता है। काइंड्स ऑफ प्लास्टिक्स, मतलब प्लास्टिक्स के तरीके। अब यहाँ दो तरीके के प्लास्टिक्स बताए गए हैं, एक है थर्मोप्लास्टिक और एक है थर्मोसेटिंग प्लास्टिक। कुछ प्लास्टिक ऐसे होते हैं जो कि उनको गर्म करने पे वो पिघल जाते हैं और जैसे ही वो ठंडे होते हैं वैसे ही उनका स्ट्रक्चर बदल जाता है या फिर उनको दूसरा शेप दिया जा सकता है। और जो सब्सटेंस हीट करने पे पिघल जाता है और कूल करने पे वो हार्ड हो जाता है, इस तरीके के सब्सटेंस को क्या कहते हैं, इस तरीके का प्लास्टिक है वो थर्मोप्लास्टिक है। ओके, इस तरीके के प्लास्टिक्स के कुछ एग्जांपल्स बताए गए हैं, जैसे पॉलीथीन्स है, पीवीसी है और भी बहुत सारी चीज़ें हैं। थर्मोसेटिंग प्लास्टिक ये क्या होते हैं, ये ऐसे सब्सटेंस होते हैं जो कि हीटिंग के दौरान मेल्ट नहीं होते हैं और जब मेल्ट नहीं होते हैं तो हम इससे कोई और चीज़ या कोई और शेप इसको नहीं देते हैं। ये इलेक्ट्रिसिटी का भी अच्छा कंडक्टर नहीं होता है, पुअर कंडक्टर होता है। और जैसे कि हमारे घरों में इलेक्ट्रिक स्विच होती है, किचन के वायर होते हैं, फ्लोर टाइल्स होती हैं और भी बहुत सारी चीज़ें जो कि थर्मोसेटिंग प्लास्टिक की बनी होती है। प्रॉपर्टीज़ ऑफ प्लास्टिक्स की प्रॉपर्टीज़। लाइटर देन मेटल्स। अब कुछ ऐसे प्लास्टिक्स होती हैं जो कि मेटल से भी हल्की होती हैं, जैसे कि थर्माकोल आप सब लोग देखे हैं, सब लोग जानते हैं। थर्माकोल क्या होता है, वो बहुत ज़्यादा हल्का होता है। इनफैक्ट अगर थोड़ी सी भी उसको हवा लगे ना तो वो उड़ के कहीं और चला जाएगा, तो इतना ज़्यादा हल्का होता है। और फिर उसका यूज़ भी होता है, जैसे डिस्पोजल आते हैं, कुछ डिस्पोजल वगैरह आते हैं जिसमें आप लोग नाश्ता या खाना खाते हैं, तो वो भी तो कितना हल्का होता है और काफ़ी यूज़ में भी आता है। तो ये सारी ऐसी एग्जांपल्स हैं। पुअर कंडक्टर्स ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। कुछ ऐसे प्रोडक्ट्स होते हैं जो कि हीट और इलेक्ट्रिसिटी के पुअर कंडक्टर होते हैं।
अच्छा है, क्योंकि अगर हम कोई काम कर रहे हैं और अगर वो पुअर कंडक्टर ना हो तो हमें करंट लग सकता है या फिर वो हीट बहुत ज़्यादा होगा तो हम जल सकते हैं। तो कुछ ऐसे एग्जांपल्स हैं जैसे इलेक्ट्रिक स्विच हैं, हैंडल्स हैं, किसके अटेंसिल्स के, जैसे आपके घर में कुकर वगैरह या फिर तावा वगैरह होगा तो उसमें जो हैंडल लगी होती है वो ऐसा ही प्लास्टिक होता है जो कि पुअर कंडक्टर होता है, किसका, हीट का और इलेक्ट्रिसिटी का। स्ट्रॉन्ग एंड ड्यूरेबल, कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जो कि बड़ी स्ट्रॉन्ग होती हैं, वह ऐसी प्लास्टिक होते हैं, उनकी स्ट्रेंथ बहुत ज़्यादा होती है। जैसे कि हम देखते हैं जब हम शॉपिंग के लिए जाते हैं तो हमें जो बैग्स मिलते हैं वो बैग्स काफ़ी स्ट्रॉन्ग होते हैं, तभी तो हम उसमें ढेर सारे सामान रख लेते हैं और वो फटते नहीं हैं। और फिर खाने वाले जो प्लेट्स वगैरह होते हैं, आप शादी वगैरह में जाते हैं तो देखते हैं प्लेट्स जो आप खाते हैं वो कई बार गिरते पटकते या फिर जो मांजते वगैरह हैं वो काफ़ी पटकते हैं, लेकिन वो टूटता नहीं है। खिलौने हैं, बच्चे जब खिलौने खेलते हैं तो प्रॉपर तरीके से तो खेलते नहीं हैं, खेलते खेलते फेंक देंगे, उसके ऊपर चढ़ जाएंगे, मतलब वो पटांग तरीके से खेलते हैं लेकिन खिलौना जल्दी टूटता नहीं है। तो वो कुछ इस तरीके की खिलौने या फिर सामान बने होते हैं। दे आर नॉट रिएक्टिव, कुछ ऐसे प्रोडक्ट्स होते हैं जिनको कोई रिएक्ट नहीं करना होता, मतलब उनको कहीं भी डाल दो उनका कोई रिएक्शन नहीं होता है। उस तरीके के ऐसे प्रोडक्ट होते हैं, जैसे कि आपके शूज़ का सोल है, अब आप पहन के कहाँ कहाँ जा रहे हैं तो वो रिएक्ट नहीं करता, वो आपको सेफ रखता है, बस वही आप उसका काम है। पाइप्स होती हैं, जो पाइप होते हैं देखते हैं आप लोग अंडरग्राउंड करवाते हैं पाइप, पानी के पाइप जो होते हैं तो उसमें से पानी भी जाती है, प्लस उसके ऊपर आपने मिट्टी भी डाल दी, प्लास्टर भी करा दिया, लेकिन इसका जो काम है वो वही करता है। उसको उससे मतलब नहीं है कि इसके आगे पीछे क्या हो रहा है। हाँ, ज़्यादा फोर्स करेंगे तो वो टूट जाएगी, लेकिन ये रिएक्ट नहीं करता इसके अंदर बाहर से चाहे जो हो। फिर रेनकोट जब आप पहनते हैं तो क्या होता है, बारिश में भी पहनते हैं, ऐसे तो पहनते नहीं हैं। तो जो बारिश होती है तो ये रेनकोट में पड़ता है, लेकिन रेनकोट को कोई असर नहीं पड़ता है, वो आपको सेफ रखता है। लेकिन रेनकोट में पानी बर्फ से पड़ा रहता है, लेकिन उसमें कोई रिएक्शन नहीं होता या फिर उस पर कोई असर नहीं होता है। कभी कभी कुछ तरीके की प्लास्टिक्स ऐसी होती हैं जो कि बड़ी जल्दी आग पकड़ लेती हैं, और कुछ तरीके की ऐसी प्लास्टिक्स होती हैं जो कि आग लगने पर भी जल्दी आग नहीं पकड़ती हैं। कुछ प्लास्टिक्स ऐसी होती हैं, कुछ क्या सारी प्लास्टिक्स ऐसी होती हैं कि वो पानी में सॉल्युबल नहीं होती हैं, वो पानी में सड़ती नहीं है, जिसकी वजह से बड़ा पॉल्यूशन फैलता है। अभी आपको पता ही है कि पॉलीथीन बंद हो चुका है, लेकिन चोरी छिपे वो भी चल ही रहा है। यूजेस ऑफ प्लास्टिक्स, अब प्लास्टिक का यूज़ इतना ज़्यादा है हमारे डेली लाइफ में, हमें बाहर देखने की ज़रूरत ही नहीं है। हमारे घर में ही देखिए कितनी सारी चीज़ है, मग है, बकेट है, पेन है, पेन भी तो प्लास्टिक की है, और हमारा मोबाइल कवर, हमारा चेयर, इनफैक्ट हमारा जो फ्रिज वगैरह हैं वो भी प्लास्टिक के हैं। मतलब जिधर मतलब घुमाएंगे उधर आपको कुछ प्रोडक्ट्स तो प्लास्टिक के मिल ही जाएंगे। डिसएडवांटेज ऑफ यूजिंग प्लास्टिक्स, अब प्लास्टिक यूज़ तो करते हैं लेकिन इसके कुछ डिसएडवांटेज भी हैं, कि कुछ हमारे लिए हानिकारक भी हैं। अब जैसे हम प्लास्टिक वगैरह यूज़ करते हैं तो प्लास्टिक जो है ना बहुत जल्दी फायर कैच करता है नेचुरल फाइबर के अपेक्षा, क्योंकि इनमें ऐसी कुछ क्वालिटीज़ होती हैं जिससे कि ये बहुत जल्दी ही मेल्ट होने लगती हैं और हीट को बहुत जल्दी कैच करने लगती हैं। जैसे कि हमारे घर में जो चीज़ें यूज़ होती हैं वो सारे ही मतलब लगभग सभी ऐसी होती हैं कि उनमें फायर बहुत जल्दी कैच कर सकते हैं। प्लास्टिक जो है पानी को भी एब्जॉर्ब नहीं कर सकता है, जिसकी वजह से हम इसे समर के टाइम पहन नहीं सकते या ओढ़ नहीं सकते हैं। प्लास्टिक हवा को भी पास नहीं होने देता है, जिसकी वजह से अगर हम प्लास्टिक का कोई भी चीज़ पहनते हैं, लाइक ग्लव्स वगैरह अगर पहनते हैं तो बहुत जल्दी हमारे स्किन में प्रॉब्लम आ जाती है, मतलब स्किन रैशेज आ जाते हैं। तो ये क्योंकि हवा नहीं पास कर पाता है ना, जैसा कि पता है प्लास्टिक नॉन बायोडिग्रेडेबल है, क्योंकि ये ऐसी चीज़ है जो कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म के द्वारा ये अपघटित नहीं होती है, मतलब ये सड़ते गलती नहीं है। अगर हमने इसको फेंक दिया तो ये पड़ा ही रहेगा, या फिर ये इकट्ठा हो के
पॉल्यूशन फैलाता है, बहुत ज़्यादा मतलब प्रॉब्लम हो जाती है, सॉइल पोल्यूशन होने लगता है। तो बहुत ज़रूरी है कि आप प्लास्टिक किस तरीके का यूज़ कर रहे हैं। अगर यूज़लेस है तो आप उसे फेंकिए मत, कबाड़ी वाले को बेच दीजिए और कोशिश कीजिए कि जो गलने वाले ना हो उन प्रोडक्ट्स को या उस टाइप के प्लास्टिक को कम यूज़ कीजिए। सॉल्यूशन टू द एनवायरमेंटल प्रॉब्लम्स काज्ड बाय प्लास्टिक। हमारे प्लास्टिक यूज़ करने से हमारे इन्वायरमेंट में बहुत सारे प्रॉब्लम्स क्रिएट हो रहे हैं। तो अगर हम कुछ पॉइंट्स अपने माइंड में रखें या फिर कुछ पॉइंट्स का अगर ध्यान दें तो शायद हम अपने इन्वायरमेंट को थोड़ा सा तो बचा ही सकते हैं। जैसे हम कोई भी बैग वगैरह लाते हैं पॉलीथीन की या फिर प्लास्टिक बैग लाते हैं तो वो क्या करते हैं, हम उसको फेंक देते हैं कहीं भी। तो ऐसा करने से क्या होता है, वो जाकर सॉइल में मिल जाता है और सॉइल उसे गला नहीं सकती है। तो हमें क्या करना चाहिए, ये सारी चीज़ों को एक डस्टबिन में रखना चाहिए ताकि हम इकट्ठा करके उसे रिसाइकिल के लिए दे सकें। मतलब कबाड़ी वाले को बेच दीजिए तो वो जाकर कहीं और बेचेगा तो वो रिसाइकिल हो सकता है। इस तरीके से हम थोड़ा बहुत तो मदद कर ही सकते हैं। कभी भी आप शॉपिंग करते हैं तो कोशिश कीजिए आप प्लास्टिक बैग ना लीजिए, आप जूट की बैग्स लीजिए, मतलब जो नेचुरल प्रोडक्ट्स हैं उनसे बनने वाले बैग्स को बैग का यूज़ कीजिए और प्लास्टिक वाले मत कीजिए। और जैसे आपने बैग वगैरह यूज़ किया और उसको पानी में या फिर सड़क पर नहीं फेंकना चाहिए। तो ये सारी चीज़ें हैं जो आप अगर ध्यान देंगे तो आप अपने ही इन्वायरमेंट को क्लीन और बचा सकते हैं। ओवरऑल बिना प्लास्टिक के तो हमारी ज़िंदगी चल नहीं सकती है, लेकिन हम कोशिश बस ये कर सकते हैं कि जो हार्मफुल हैं जो कि हमारे नेचर के लिए अच्छा नहीं है, हम उसे थोड़ा बहुत तो इग्नोर कर ही सकते हैं और करना चाहिए भी, ताकि कम से कम हम चैन की सांस भी तो ले सकें। और अगर हम अच्छे इन्वायरमेंट में नहीं रहेंगे तो फिर हमारा ग्रोथ भी अच्छे से नहीं होगा और बहुत सारी समस्याएं खड़ी हो जाएंगी। नाउ your homework is you have to mark and write all the difficult words in your fair notebook. कम से कम 50 मिनट होनी चाहिए आपकी फेयर नोटबुक में चैप्टर 3 के। ओके, अब मैं आपको एक्सरसाइजेज भी फिलअप करा देती हूँ जो कि आपको अपने बुक में मार्क करने हैं या फिर उसे फिल करने हैं। ए, टिक द करेक्ट ऑप्शन, कॉटन इज़ अ नेचुरल फाइबर। ओके, सेकेंड, वी wear woolen cloth in winter because they are warm. थर्ड, thermoplastic, कौन सा ऑप्शन है, सी, melt on heating. Fourth, the example of a synthetic fiber is, what is that? Number D, rayon. Now B, filling the blanks. The natural fibers are obtained from plants and animals. Second, the plastics are a long chain of monomers. Third, rayon is also called synthetic fibers. Fourth, synthetic fibers have high tensile strength. Fifth, the plastics and synthetic, ये क्या लिखा है, synthetic, are non-biodegradable. C, write T for true and F for false statements. First, the thermosetting plastic do not melt on heating. True. Second, lignin is obtained from the stalk of the flag plant. True. Third, we should not help in disposal of plastic. False. Fourth, natural fibers are stronger than the synthetic fibers. False. 5. The plastics are non-biodegradable. True. D. Right answer in one word. First, one natural fiber, क्या है, कॉटन. सेकेंड, वन सिंथेटिक फाइबर,
नायलॉन भी है, रेयॉन भी है, जो आपको कंफर्टेबल लगे आप लिख सकते हैं। थर्ड, फर्स्ट सिंथेटिक फाइबर मेड फ्रॉम केमिकल सब्सटेंस इज नायलॉन। फोर्थ, name of artificial silk is rayon. Fifth, the kind of plastic which cannot be softened on heating is thermosetting plastic. Okay? Okay. Now you will get the exercises and all question answers as your homework. Okay? So that's it for today. Thank you.